ओके। तो बिना ट्रूथ टेबल बनाए इसको बताना है कि ये क्या है, कौन सा टाइप का है। टोटोलॉजी है, कॉन्ट्राडिक्शन है, कंटीन्यूअस है। चलो देखते हैं। अब देखो। हम्म, यहाँ मुझे लग रहा है केसेस लेने पड़ेंगे। ठीक है। सब में देखो बी दिख रहा है ना। बी को मैं दो केस लेता हूँ। पहले मैं मान लेता हूँ बी क्या है, ट्रू है। राइट। अगर बी ट्रू है तो ये कुछ भी रहे तो क्या होगा, हमेशा ट्रू रहेगा। राइट ना। तो अगर ट्रू, हाँ एज्यूम कर रहे हैं, वही बोल रहा हूँ। तो ट्रू और ये कुछ भी रहे क्या हो जाएगा, फॉल्स और कुछ भी रहे क्या हो जाएगा, ट्रू आ जाएगा ना। चलो, बी ट्रू लेने पे ट्रू आ रहा है। ये पहला केस हो गया। अंडरस्टूड। अब बी में फॉल्स ले रहा हूँ। अगर बी फॉल्स है, राइट। ओके। अगर बी फॉल्स है तो ये ट्रू होना चाहिए ना, तब जाके पूरा ट्रू रहेगा। ओके। तो देखो, हम्म, ये मैं मिटा देता हूँ। राइट। देख लेना वीडियो। ठीक है। अब बी को मैं क्या ले लूँ, फॉल्स ले लूँ। अगर बी फॉल्स है तो ये ट्रू कब होगा, जब ये फॉल्स रहेगा ना। ओके। अगर बी फॉल्स, हाँ नहीं तो एक काम कर सकते हैं, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। राइट। समटाइम सिंप्लीफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो याद रखना। अगर P इम्प्लाइज Q है तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, नॉट P और Q। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। तो ये पूरा P है और ये Q है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, नॉट P और Q ना। ये पहला हो गया। दूसरा, ये नेगेशन अंदर जाएगा क्या होगा, नॉट A इम्प्लाइज B, और एंड का और हो जाता है। ठीक है। नॉट C इम्प्लाइज B। अंडरस्टूड। यहाँ डी मॉर्गन्स लॉ लग गया। पहला लॉ क्या लगाया, P इम्प्लाइज Q। दूसरा लॉ क्या लगाया, डी मॉर्गन्स लॉ। राइट ना। डी मॉर्गन्स क्या होता है, जब भी बाहर नॉट रहता है तो अंदर वाला एंड का और का एंड हो जाता है। अब देखो ये अंदर जाएगा, नॉट वाला, तो क्या हो जाएगा, नॉट ए और नॉट सी ना। अच्छा, बाहर भी, अंदर भी और हो गया, बाहर भी और हो गया। राइट। अच्छा, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ए इम्प्लाइज बी क्या होगा, नॉट ए और बी होता है ना, और ये क्या हो जाएगा, नॉट सी और बी। राइट। यहाँ भी डी मॉर्गन्स लॉ और ये इम्प्लीकेशन लॉ लगा है। राइट। अब ब्रैकेट ओपन करोगे क्या होगा, यहाँ ब्रैकेट ओपन करोगे तो एंड एंड क्या हो जाएगा, सॉरी नॉट नॉट क्या हो जाएगा, सिंगल ही हो जाएगा ना। ये पहला आ गया। राइट। अच्छा, बाहर नॉट था, ये हो जाएगा सी एंड नॉट बी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके। तो ए और नॉट सी और बी, ध्यान देना, इन दोनों में कॉमन क्या है,
नेगेशन बी को बाहर ले लूंगा एंड के साथ, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गया ना। अब देखो, अब केस लो। राइट। ध्यान देना, बी, बी क्या ले लो, ट्रू, तो ये पूरा ट्रू हो जाएगा ना। अब देखो दो केस ले सकते हो, बी का वैल्यू क्या ले लूँ, ट्रू, तो ये पूरा ट्रू हो गया ना। तो ट्रू और कुछ भी रहे तो ट्रू आएगा ना। राइट। यस। अब बी को अगर मैं फॉल्स ले लूँ, राइट, तो बी अगर फॉल्स है तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा ना, नॉट बी। राइट। तो नॉट बी क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो ट्रू एंड पी है तो ये इसके ऊपर डिपेंड रहेगा ना। यस। और देखो, अगर बी को मैं ट्रू ले रहा हूँ तो ये ट्रू हो गया ना। तो नॉट ए और सी और बी, तो ये अगर ट्रू है तो ये पूरा क्या हो गया, ट्रू हो गया ना। और ट्रू और कुछ भी रहे तो हमेशा क्या होगा, ट्रू होगा। तो बी का वैल्यू ट्रू लेने पर क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है ना। अब बी का वैल्यू मैं फॉल्स लेके चेक करता हूँ। अगर बी फॉल्स है, ध्यान देना, अगर बी फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगा ना। राइट। तो बी फॉल्स है, तो इसके ऊपर डिपेंड रहेगा ना, नॉट ए और सी, राइट। और ये किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, ए और सी। यहाँ तक क्लियर है ना। यस। अच्छा देखो, बाहर भी और अंदर भी और है ना। तो अगर अंदर भी और बाहर भी और है तो एक साथ ले सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ क्या। राइट। तो ये हमेशा ट्रू होता है ना, नॉट पी और पी। तो क्या आएगा, ट्रू। मतलब बी का वैल्यू ट्रू लेने पे भी ट्रू आ रहा है, फॉल्स लेने पे भी फॉल्स आ रहा है। तो दोनों केस में ट्रू आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है। अब तुम बोलो सर बी को ही क्यों चूज किया, ए और सी को क्यों नहीं किया। कोई भी एक एक वेरिएबल का लेके कर सकते हो। ओके। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अंडरस्टूड। समझ गए ना। यस। यस। थोड़े सिंप्लीफाई किया। नोट करने की जरूरत नहीं है, वीडियो देख लेना, क्योंकि टाइम जाएगा। ठीक है। हाँ आज मैं कल वाला अपलोड किया है, देख लेना, लिंक भी भेजा है मैंने। देखो वही चीज, सेम चीज किया जैसे मैंने किया, राइट ना। अब ये क्वेश्चन देखो। तो कभी कभी डायरेक्टली नहीं होता है, सॉल्व करना पड़ता है थोड़ा सा। जैसे ये क्वेश्चन देखो, नॉट आर इम्प्लाइज आर एंड नॉट पी और आर। तो अगर आर ट्रू है तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा ना। राइट। तो फॉल्स आर ट्रू तो हमेशा ट्रू रहेगा। अगर ये ट्रू, ये फॉल्स है तो ये ट्रू है।
राइट। देखो, इसको केसेस लेके भी सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली भी कर सकते हो। तो ये अंदर जाएगा क्या होगा? राइट ना? ये और हो गया। राइट। अच्छा, ये पूरा पी है, ये पूरा क्यू है ना? तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? नॉट। देखो, ये कंफ्यूज करने के लिए ऐसा दिया है। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करो। नॉट आर को क्या लिख सकते हो? नॉट आर आर आर। बताया था ना तुम्हें, पी इम्प्लाइज क्यू क्या होता है? नॉट पी आर क्यू। ओके। अच्छा, अंदर दो बार नॉट है तो आर हो गया ना? और ये जाएगा क्या होगा? एंड आर। राइट। तो आर एंड आर हमेशा क्या होता है? फॉल्स होता है ना? तो फॉल्स एंड कुछ भी रहे। राइट ना? फॉल्स एंड पी हमेशा क्या होता है? फॉल्स। ये पूरा क्या आ गया? फॉल्स आ गया ना? और नॉट फॉल्स क्या होता है? ट्रू, मतलब ये टोटोलॉजी है। राइट ना? यस। अंडरस्टूड। यस। देख लेंगे। राइट, ट्रू आ रहा है। ओके। देखो, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? तब ये कुछ स्टेटमेंट दिया है। ओके। और इसमें से कंक्लूजन है। तो बताना है कौन सा ट्रू है। पहला क्या दिया है? द पेल्फ्रे फोजल्स। तो इसको मैं एफ मान लेता हूँ, ठीक है? समझ गया ना? कुछ भी मान लो, पी मान लो, क्यू मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट को लॉजिकली इक्विवेलेंस में लॉजिकल में चेंज करो। तब पेल्फ्रे फोजल्स मतलब ये पहला मान लेता हूँ एफ। फिर क्या बोला? इफ का मतलब होता है पी इम्प्लाइज क्यू। इफ देन, राइट? इफ फूजल्स और भी आया है, देन ये। तो एक मैं मान लेता हूँ क्या? एफ। देखो, ऊपर वाला ही है ना? और गजन बर्बल्स। तो यहाँ पे बी मान लेता हूँ। इम्प्लाइज डैंडी प्रट कैंच, तो एक के मान लेता हूँ। अंडरस्टूड। तीसरा क्या बोला है? इफ द पुफल एंड आ गया मतलब ये लेंगे। डज नॉट प्रेवेल, नॉट बी। समझ गया ना? देन ये नया चीज आ गया है। स्केप ग्रेस डज नॉट ग्रो। तो ये मैं ले लेता हूँ नॉट जी। और लास्ट में क्या बोला है? इफ द क्राउड कॉर्स सी मान लेता हूँ। देन डेंडिस डॉट नॉट कैंच। ये आ गया। तो इसमें से बताना वैलिड कंक्लूजन कौन सा है। पांच ऑप्शन दिया है। राइट। बस। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? कुछ रूल्स है। ओके। तो ये सब क्या है? गिवन है ना? अब यहाँ से एक लाइन ऐसा खींचना हमेशा, और यहाँ लिखना फिफ्थ। पांचवा तुम्हारा, तुम स्टार्ट करोगे। ठीक है। देखो। यस। तो क्या करेंगे?
हम्म। नहीं, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ऑर्डर यही रहेगा। इसमें कोई चेंज नहीं रहेगा, इसलिए मैंने देखो यहाँ लिखा है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक है। अब देखो, पहला वाले में अगर एफ है तो एफ और बी लिख सकता हूँ, इसको बोलते हैं एडिशन प्रॉपर्टी। तो बोलोगे सर आपने मन से बी क्यों ऐड कर दिया, क्योंकि देखो यहाँ एफ ऑफ बी मिल रहा है, मैं ऐसा बनाने की कोशिश करूंगा। तो एडिशन प्रॉपर्टी क्या होता है, अगर पी रहता है तो पी इम्प्लाइज पी और क्यू लिख सकते हो, इसको बोलते हैं एडिशन प्रॉपर्टी। तो एडिशन किसमें किया, यहाँ लिखना पड़ेगा, तुम्हें बताना पड़ेगा किसमें किया, फर्स्ट में किया। अंडरस्टूड। अब एक दूसरा प्रॉपर्टी होता है, अगर पी और क्यू, अगर एक स्टेटमेंट है पी और एक स्टेटमेंट पी इम्प्लाइज क्यू, तो मुझे रिजल्ट मिलता है क्यू। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं, इसको बोलते हैं एडिशन, और इसको बोलते हैं मॉडस पोनेंस। हाँ, तो मैंने मॉडस पोनेंस किस में यूज किया, दूसरे में और पांचवा में मिलाकर, दूसरा और पांचवा में मिक्स करके मैंने क्या यूज किया, मॉडस पोनेंस, यहाँ लिखना पड़ेगा। दूसरे में और पांचवें में मैंने मॉडस पोनेंस यूज किया। तो अभी के मिल गया ना। यस। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, जो भी चीज मिलता जा रहा है और नंबर में लिखते जाओ। बंद कर दो राजा, बंद कर। ठीक। अब देखो तुम्हें क्या मिल गया, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इधर मैं प्रॉपर्टी लिखते जा रहा हूँ, हाँ? एक होता है पी, ठीक है, एक होता है पी इम्प्लाइज क्यू और एक होता है नॉट क्यू। तो रिजल्ट मिलता है नॉट पी। इस प्रॉपर्टी बोलते हैं मॉडस टोलेंस। तो मॉडस टोलेंस किस में यूज किया, फोर्थ में और सिक्स्थ में ना, देखो सी इम्प्लाइज नॉट क्यू और नॉट क्यू, तो इधर क्या मिलेगा, नॉट सी, मॉडस टोलेंस। तो नॉट सी का मतलब क्या हो गया, यहाँ देखो एक ऑप्शन मिल गया ना, द कॉर्ड वेनर डज नॉट कोरेट। अंडरस्टूड। हमेशा ऑप्शन चेक करते रहो, कहीं मिल जाएगा वहीं स्टॉप कर देना, दूर ले लेना। समझ गया ना। हाँ। हम्म। हाँ। ओके। ठीक है, आगे करते हैं, देख लेना। अब देखो, ये प्रॉपर्टी है डी मॉर्गन्स थ्योरम है, राइट। ये इम्प्लीकेशन लॉ अभी बताया था, ये डिफरेंस लॉ है, याद रखना। ठीक है। बस। अब जैसे देखो, यहाँ बोला यूनिवर्स के इक्विवेलेंट कौन होता है, एक्स एंड वाई एंड एक्स, इसको बोलते हैं माइनस, ये माइनस है, होल कॉम्प्लीमेंट है, राइट। तो पहले कॉम्प्लीमेंट पहले माइनस को हटाओ, अंदर वाला माइनस। याद रखना ए माइनस बी को तुम लिख सकते हो
ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये जाएगा ए इंटरसेक्शन जेड का कॉम्प्लीमेंट, और सबका कॉम्प्लीमेंट है ना। Yes. अब क्या करेंगे? अब देखो कॉम्प्लीमेंट हटाएंगे, राइट। तो कॉम्प्लीमेंट ये डबल हो जाएगा। तो ए बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो यूनियन हो गया यहाँ, ओके। अब ये क्या हो जाएगा? एक्स यूनियन, और यहाँ क्या है? जब दो बार कॉम्प्लीमेंट रहेगा तो सीधा सीधा जेड आ जाएगा। अंडरस्टूड? यस। अब देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, राइट। बाहर और अंदर यू यू है। अब देखो, हाँ, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो एक्स और एक्स बाहर आ गया, यूनियन बाहर आ गया, राइट। एक्स और ये अंदर आ जाएगा, यूनियन एक्स और जेड। अब देखो, एक्स पी एक्स एंड एक्स बार, तो इंटरसेक्शन एक्स में और एक्स बार में कुछ भी कॉमन नहीं होता है, तो ये फाई हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? एक्स एंड वाई बार, एक्स एंड जेड बार। तो यहाँ फाई आ रहा है, फाई का यूनियन लो तो यही बचेगा ना। बस। अब इससे छोटा तो नहीं हो सकता है, ठीक है, इसको यहीं तक स्टॉप कर देंगे, राइट। हाँ, तो ये नहीं है, अब ये चेक करना पड़ेगा, ठीक है। यस, लिमिट आ दें। अब देखो, हाँ, एक्स यूनियन एक्स बार, तो ये हमेशा यू आएगा, क्योंकि ए यूनियन ए बार हमेशा यूनिवर्सल सेट आता है। तो यूनिवर्सल सेट आ गया ना। अब यूनिवर्सल के यूनियन कुछ किसी के भी साथ लो, हमेशा यू ही आएगा, इसका मतलब यूनिवर्स सेट यहाँ मिलेगा सेकंड वाले में। ओके। यस, इसका मतलब सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड में नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि कोई प्रॉपर्टी नहीं लगेगा इसमें, राइट। यस। हाँ, देखो यहाँ मिल गया ना, समझाया मैंने। अब बोला है कौन सा लॉजिकली इक्विवेलेंट है इन चारों में से, तो पहले इसको सॉल्व करो, छोटा करो, राइट, तो क्लियर हो जाएगा। चलो देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, माइनस को हटाते हैं, राइट। ये माइनस को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा ना। यस। और उसके ऊपर क्या है? कॉम्प्लीमेंट, राइट ना। अच्छा, और ये सी बार उसके ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट है ना, क्योंकि ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, राइट। क्लियर है ना। अच्छा, ये डबल कॉम्प्लीमेंट हो गया ना, ऊपर वाला कॉम्प्लीमेंट को हटा दिया, राइट। ऐसे लिख सकते हैं ना। डबल कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया? हट गया वो। ये आ गया, ओके। अब अंदर एंड है, बाहर आर है, राइट। तो इसको ओपन करो, बी एंड सी कॉम्प्लीमेंट, सी एंड सी कॉम्प्लीमेंट, ये एक साथ रहेगा। सी एंड सी कॉम्प्लीमेंट हमेशा क्या रहेगा? फाइव रहेगा ना, राइट। फाइव के साथ यूनियन लो तो यही बचेगा ना।
राइट। क्लियर है। फिर से ओपन करो इसको। हाँ, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ हमेशा यूनियन मिलेगा। तो यूनियन के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो बी यूनियन सी मिलेगा। तो बी यूनियन सी कहाँ है, वो चेक करना पड़ेगा सॉल्व करके। राइट ना। तो बी यूनियन सी, यहाँ यूनियन ए भी है। तो ए तो नहीं दिख रहा है, तो पहला ऑप्शन गलत है क्योंकि इसमें ए है ही नहीं ना। यस। इसमें भी। अच्छा, सब में ए दिया है तो इसका वाला सबको सॉल्व करना पड़ेगा। समझ गया ना। यस। देखो ये सॉल्व किया है। अब देखो इसका मतलब क्या है, इसको बताना है लॉजिकल इक्विवेलेंट क्या है। नॉट एवरी वन हु कैन कुक इज गुड एट इट। एक्स के एक्स कैन कुक, तो सी एक्स लिखता हूँ। एक्स इज गुड एट कुकिंग, तो यहाँ टी एक्स लिखता हूँ। तो नॉट एवरी वन मतलब फॉर ऑल के पहले नॉट लगा दो, ये हो जाएगा। तो बोला इसमें से कौन सा सही है। दे, देखो मैंने बताया था पी इम्प्लाइज क्यू क्या होता है, ये होता है ना। तो इसको इसमें चेंज कर सकता हूँ। राइट ना। तो एक एक ऑप्शन ये करेक्ट है ना। अच्छा, अब ये नॉट अंदर जाएगा, नॉट और नॉट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा ना। हाँ तो फॉर ऑल क्या होगा, देयर एग्जिस्ट हो गया ना। हाँ। हाँ। यस। और ये अंदर जाएगा और का क्या होगा, एंड। ये नॉट डी एक्स हो गया, डी मॉर्गन्स लॉ लग गया, राइट। समझ गया ना। यस। अब नेक्स्ट क्या हो सकता है। अब इसको रिवर्स कर दो। अगर ये नॉट पी है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा ना। राइट। अब उल्टा सोचो, अगर ये पॉजिटिव है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। लिख सकते हैं ना, नॉट को बाहर लेकर। यस। तो ये तीन ऑप्शन करेक्ट हैं। अंडरस्टूड। तो इसमें सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी जानना था क्या, पी इम्प्लाइज क्यू होता है, नॉट पी और क्यू। राइट। और एक चीज और याद रखना, नॉट फॉर पी एक्स होता है, देयर एग्जिस्ट, सॉरी, देयर एग्जिस्ट नॉट पी एक्स। ओके। यस। चलो आगे चलें। अब देखो, बोला है क्या ये फंक्शन वेल डिफाइंड इनवर्स हो सकता है क्या।
तो इनवर्स फाइंड करने के लिए मैंने तीन स्टेप बताया था ना। एफ एक्स को क्या मान लो, वाई। दूसरा, फाइंड एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, राइट। तीसरा, एक्स को रिप्लेस करो एफ इनवर्स एक्स से, और वाई को करो एक्स से, राइट। तो जैसे ये है, तो एफ एक्स 3x + 5 है, तो इसको मैंने क्या मान लिया, वाई मान लिया ना। तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, y - 5/3 हो जाएगा ना। तो लास्ट में क्या बताया, एक्स को रिप्लेस कर देंगे किसको, एफ इनवर्स एक्स से। तो ये एफ इनवर्स एक्स आ गया, राइट ना। अब एक्स का वैल्यू कुछ भी रख सकता हूँ ना, कोई भी इंटीजर रख सकता हूँ, यहाँ इंटीजर दिया है। तो अगर एक्स का वैल्यू कुछ भी इंटीजर रख सकते हैं, राइट, इसका मतलब ये वेल डिफाइंड फंक्शन है, ओके। यस। बट प्रॉब्लम क्या है, यहाँ डोमेन, को डोमेन क्या दिया, इंटीजर दिया है। तो ये क्या कभी इंटीजर आएगा, हमेशा तो इंटीजर नहीं आएगा ना। जैसे तुम एक्स का वैल्यू रख दो, चलो मान लो 1 रखता हूँ, या मान लो 6 रख दो। 6 - 5 तो 1/3 आ रहा है। तो 1/3 तो इंटीजर नहीं होता है ना, और तुम्हें मिलना चाहिए इंटीजर। तो अगर इंटीजर नहीं है तो इसका मतलब ये वेल डिफाइंड इनवर्स नहीं है। हाँ, अगर यार रियल नंबर देता है तब तो वेल डिफाइंड होता है। अंडरस्टूड। यस। तो हमेशा डोमेन और रेंज के हिसाब से करेंगे। इसको देख लो, लिखो मत कैसे किया हमने। एक 1 1, एक 1 2। दोनों रहता है, यस। ओके। आगे चले। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। x + y, एक्स इंटीजर है और वाई कोई रियल नंबर है, ये काउंटेबली इनफाइनाइट है। इसको बोलते हैं फ्लो सिलिफ फंक्शन। तो एक्स कोई भी रियल नंबर है, लेकिन -3 से 3 के बीच में फाइनाइट है। x - y, एक्स क्या है, इंटीजर, और ये क्या है, नॉन इंटीजर। इसका मतलब होता है इंटीजर ग्रेटर देन 0। ओके। एक काउंटेबल इनफाइनाइट। द इंटरसेक्शन, ये 5 ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें से बताना है कौन सा ट्रू है। इसके लिए तुम्हें अच्छा सा कॉन्सेप्ट आना चाहिए काउंटेबल और अनकाउंटेबल का। तो देखो, ये हमेशा फाइनाइट होगा। क्यों, क्योंकि ये सीलिंग फंक्शन है, ठीक है। यस। तो -3 से 3 के बीच में कुछ भी रखोगे, ये आएगा -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। इसके अलावा नहीं आएगा। इसलिए क्या है, फाइनाइट है ना। दूसरा वाला क्यों फाइनाइट है, x - y बोल रहा है कि काउंटेबली इनफाइनाइट है, तो x इंटीजर है कोई, और y पॉजिटिव इंटीजर है। तो इंटीजर, सपोज मैं 2 ले लेता हूँ, ये पॉजिटिव इंटीजर, 2 - 4। तो ये तो क्या है, इंटीजर है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये पॉजिटिव इंटीजर है ना, ये तो फिक्स है। इसका मतलब इसका भी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा।
राइट ना। ठीक है, काउंटेबली काउंटेबल तो है लेकिन इनफाइनाइट तक कर सकते हो, राइट। और ये तुमको याद रखना है, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स इज काउंटेबली इनफाइनाइट। समझ गए। काउंटेबली इनफाइनाइट का मतलब है तुम काउंट कर सकते हो लेकिन कितना कर सकते हो ये नहीं पता। जैसे मैं पूछ रहा हूँ कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, तुम बोलोगे सर 2, 3, 5, 7, 11, 13। देखो काउंट करते जा रहे हो ना, ऐसा नहीं कि नहीं कर पा रहे हो, लेकिन वो कहाँ तक करोगे नहीं पता ना। उसको बोलते हैं काउंटेबली इनफाइनाइट। ओके। बस। आगे चले। यहाँ बोला है कि 66 से लेकर 245 तक ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा। कौन सा सही है इसमें से बताना है। तो देखो, इसके लिए तुम्हें को एक फार्मूला पता होना चाहिए, क्या। समेसन आई। समेसन आई का 1 से लेकर n तक क्या होता है। अगर n तक कोई वैल्यू दिया है तो उसका फार्मूला क्या होता है, n+1/2 होता है ना। लेकिन तुम्हें कहाँ से चाहिए, 66 से चाहिए ना। तो यहाँ मैं 245 ले लूँ। राइट ना। तो 1, 2, 3 या 245। तो n का वैल्यू क्या होगा, 245 होगा ना। अरे क्या जाएगा, 245 + 1/2। तुम बोलोगे नहीं सर यहाँ 66 से बोला है। राइट ना। और मैं निकालना हूँ 1 से। तो एक काम करो, 1 से लेकर 65 तक अलग से ले लो। राइट। तो इसके लिए फार्मूला क्या जाएगा, 65 × 65 + 1/2। राइट ना। यस। तो 65 × 66/2 हो जाएगा, राइट। और इसको तुम क्या लिख सकते हो, 245 × 246/2। लेकिन तुमको कहाँ से कहाँ तक चाहिए था। बताओ, 66 से लेकर। हाँ। तो इसका। हाँ तो नहीं, 245 में। यहाँ। हाँ ये माइनस कर दो। तो ये क्या आ रहा है, 246/2। राइट ना। माइनस कर देंगे। जैसे मैं बोल रहा हूँ 66 से लेकर 100 तक बताओ। तुम बोलोगे नहीं सर मैं 1 से लेकर 100 तक बताऊंगा। तो ठीक है, 1 से लेकर 100 तक बताओ, फिर 1 से लेकर 65 माइनस कर दो। समझ गया ना। तो ये हमारा आंसर है, कौन सा ऑप्शन सही है, थर्ड वाला। अंडरस्टूड। यस। तो देखो 5 ऑप्शन दिए थे, 1, 2, 3, 4, 5। इसमें से थर्ड वाला करेक्ट है।
राइट। अब देखो, इसमें से बोला है कौन सा जीपी है। अब इसके लिए तुम्हें कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। तो जीपी चेक करने के लिए एक ही तरीका होता है क्या, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म पकड़ो, उन दोनों को डिवाइड कर दो। राइट ना। जैसे देखो, इन दोनों को डिवाइड करो, AR² अपॉन AR, तो हमेशा आर आएगा। राइट। इन दोनों को डिवाइड करो, आर आ रहा है। तो कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म को डिवाइड करो, आर आए। अगर आर मतलब कॉमन रहा है, उसको बोलते हैं कॉमन रेशियो। अगर कॉमन रेशियो आए तो वो हमारा क्या होता है, जीपी होता है। जैसे देखो, इन दोनों को डिवाइड करो, क्या आ रहा है, 175/170 करो। ओके, अब ये डिवाइड करो। तो सेम सेम नहीं आ रहा है ना, ये जीपी नहीं है। अच्छा, इन दोनों को डिवाइड करो, 9 आ रहा है ना। इन दोनों को डिवाइड करो, नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है, राइट। तो ये भी नहीं है। अब ये चेक करते हैं, 616 डिवाइड बाई 88, 7 आ रहा है, राइट। ये चेक करो, ये भी 7, ये परफेक्ट आ रहा है। तो ये जीपी है। ओके। तुम कोई भी दो ले लो, इनको डिवाइड करो, या इनको डिवाइड करो, या इनको डिवाइड, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म ले लो, डिवाइड करने पर सेम आए तो वो क्या होता है, जीपी होता है। अच्छा, बोला ये भी है, तो ये भी चेक कर लेता हूँ। 2 7, सबको चेक कर लेना, हाँ। हाँ, इधर 11 आ रहा है। तो 30613। हाँ, ये भी है। देखो, इन दोनों को डिवाइड करो, 11 आ रहा है। इन दोनों को डिवाइड करो, 11 आ रहा है। मतलब दो है, एक ही है, एक ही है। ओके। अब इसमें क्या बोला है, कॉम्प्लेक्सिटी बताना है। बोला इसका कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा। वो 8 दिया है। 8 दिया है, मतलब क्या हो गया। तो पहले क्या बताया था, कांस्टेंट को इग्नोर करो ना। यस। अब क्या हो जाएगा।
देखो ये Cx8 रहेगा ना। हाँ। हाँ। यस। चलो छोड़ो, जाने दो, वो तो हो जाएगा, सिंपल है। यहाँ बोला है कौन सा ट्रू हो सकता है। मैंने बताया था हमेशा बड़ा चूज करते हैं ना। यहाँ थीटा दिया है। तो बोल रहा है कि ओ दिया है 16। ओ मतलब क्या होता है, लास्ट वाला सबसे बड़ा वैल्यू ना। अच्छा। ये दिया है 5 ना। ये बेस्ट केस होता है, तो ये सबसे छोटा रहता है ना। राइट। फिर एक क्या दिया है, X14 दिया है, राइट। और एक क्या दिया है, X10। राइट। तो देखो क्या होता है, ये हमेशा राइट साइड जाता है। राइट ना। मतलब इससे हमेशा बड़ा होना चाहिए। और ये हमेशा क्या होता है, छोटा होता है ना। तो सब में कॉमन क्या है, ये वाला पार्ट है ना। तो एवरेज केस क्या हो जाएगा, 10 से लेकर 14 के बीच में। तो 10 से लेकर 14 के बीच में क्या आ रहा है, ये आ रहा है ना। ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अंडरस्टूड। यस। अब देखो, इसमें कितने लूप हैं, पहला लूप, दूसरा लूप, तीसरा लूप, चौथा, कितने वाइल लूप हैं। हाँ, ये थोड़ा सा हार्ड होता है। ओके। तो ये देखो, पहला लूप, वाइल लूप, राइट। ये दूसरा वाइल लूप, ये तीसरा है, राइट ना। और एक इधर है। तो कितने लूप हो गए, 4 हो गए ना, तो n का पावर 4 हो जाएगा। अंडरस्टूड। यस। तो n का पावर 4। एक्चुअली 5 लूप है ना, ध्यान से देखो, 1, 2, 3, 4 और 5 है ना, कितने लूप्स है। तो डायरेक्टली लिख देना ON5। कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ओके। अंडरस्टूड। यस। जितना लूप उतनी बार n मल्टीप्लाई कर दो। अब इसमें बताना है कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। C7 इज प्लेनर ग्राफ, ये तो सही है। 7। ये देखो C7 है, मतलब साइकिल बनना है ना 7 वर्टाइसेस का। और प्लेनर है क्योंकि देखो 2 रीजन है इसके। K7 प्लेनर नहीं है। क्यों, क्योंकि कंप्लीट ग्राफ है ना। K5, जब K5 प्लेनर नहीं होता है, राइट। तो यहाँ नोट कर लेना, KN
इज नॉन प्लेनर। अगर एन का वैल्यू 5 या 5 से बड़ा है तो नॉन प्लेनर होता है। ओके। K27 इज प्लेनर, चेक करता हूँ। एक साइड 2 है और एक साइड कितने वर्टाइसेस हैं? 7 हैं। ओके। तो कनेक्ट कराओ सबको। एक, सबसे कनेक्ट करना है। 3, 4, 5, 6, 7, चलो ये कनेक्ट हो गया सातों से ना। यस। अब मैं नेक्स्ट वाला कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। ये इससे कनेक्ट हुआ, ये इससे कनेक्ट हुआ, ये इससे कनेक्ट हुआ 3, ये इससे कनेक्ट हुआ 4, राइट। अभी तक इंटरसेक्ट नहीं किया ना, राइट। हाँ ये क्या है, प्लेनर है, ये भी ट्रू है। ओके। क्योंकि देखो कोई भी इंटरसेक्ट नहीं किया ना, राइट। अरे कोई क्रॉस एज कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। अब बोला K4 क्या है, प्लेनर है, ये तो करेक्ट है। एक इससे कनेक्ट करा दो और एक इससे कनेक्ट करा दो। टू ऑफ द अब 4 स्टेटमेंट आर ट्रू बोला है। ऊपर के 4 में से 2 करेक्ट हैं, तो 2 करेक्ट नहीं, 1, 2, 3, 3 करेक्ट हैं, राइट ना? ठीक। राइट ना? हम्म, 3 करेक्ट है, राइट। हम्म। तो देखो इस ग्राफ को मैं ऐसे भी बना सकता था इसको, राइट ना? हैमिल्टोनियन क्या होता है? सभी वर्टेक्स कवर करे ना। हाँ लेकिन ये देखो मिस हो गया ना, तो ये हैमिल्टोनियन साइकिल नहीं है, राइट। या तो ऐसे कर सकते थे। नहीं, हो गया हो गया। देखो यहाँ से स्टार्ट किया। ये आइलर साइकिल है, क्यों? क्योंकि सभी, आइलर साइकिल क्या होता है, सबका डिग्री क्या होना चाहिए, इवन ना, राइट। यस। तो यहाँ देखो दिया है। तो हैमिल्टोनियन साइकिल नहीं है क्योंकि सभी वर्टाइसेस कवर तो हो रहे हैं लेकिन साइकिल नहीं बन रहा है। और हीलर क्यों है? क्योंकि सबका डिग्री क्या है, इवन है ना। यस। इक्विवेलेंस होने के लिए ये 3 कंडीशन होना जरूरी है ना।
तो इसमें से बताना कौन सा इक्विवेलेंट है कौन सा नहीं है। तो पहले वाला रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि इसमें जीरो जीरो नहीं है ना। तो ये छोड़ दो। जीरो जीरो वन वन टू टू थ्री थ्री फोर फोर। तो ये इसमें रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, और ट्रांजिटिव है, मतलब ये है। राइट ना। यस। इसमें बोला ट्रांजिटिव नहीं है। राइट। तो ये भी रिफ्लेक्सिव इक्विवेलेंस नहीं है। ये फिनिश हो गई। एक बार ये देख लेना पुराना वाला सब स्लाइड्स है, जो भी वीडियो है।